Hello, welcome students. Now today we are going to start solving the examples which is given in your book. The first program, example 5.1 is given here. The question is write a program to take a number and check whether the given number is odd or even. I have already explained it in my previous video how we can do this. So try to understand it. In the first line, we are taking input of a number and converting it in integer type and then assigning into num variable. तो यहाँ पे हम एक नंबर लिए इनपुट इंटीजर में कन्वर्ट करके नम नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया. नाउ अब यहाँ पे हम दूसरी लाइन में इफ़ स्टेटमेंट में हम चेक कर रहे हैं कि वेदर द नंबर इज़ इवन और ऑड. और इवन ऑड चेक करने के लिए हमें नंबर को डिवाइड करना है 2 से और रिमाइंडर निकालना है. तो रिमाइंडर निकालने के लिए आप लोगों को पता है हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. तो हमने लिखा नम मॉडुलस 2. अगर नम मॉडुलस 2 करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है अगर वो 0 के इक्विवेलेंट हो जा रहा है तो नंबर इज़ इवन. हमने प्रिंट कर दिया नम इज़ इवन नंबर, एल्स प्रिंट नम इज़ ऑड नंबर. तो इस केस में क्या है होगा कि अगर हम आउटपुट को ऑब्जर्व करें कि हमने इनपुट किया नंबर 8 तो ये प्रिंट करेगा 8 इज़ इवन नंबर, क्योंकि 8 को जब हम 2 से रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो ये आएगा 0. तो ये प्रिंट करेगा इस वाली लाइन को. तो ये प्रिंट करेगा 8 इज़ इवन नंबर और इसके जगह पे अगर कोई ऑड नंबर होता तो ये डिस्प्ले करता नंबर इज़ ऑड. नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम इज़ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 इंटीजर एंड प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ द 3. मेक यूज़ ऑफ ओनली इफ़ स्टेटमेंट. तो केवल इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके हमें प्रिंट करना है कि 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. तो इस प्रोग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, बना के बताता हूँ, सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. तो इसके लिए मैं चलता हूँ आपके क्यू पाइथन एडिटर में और क्यू पाइथन एडिटर में चल के एक नई फाइल हम यहाँ क्रिएट करते हैं. तो उसके लिए मैंने जो भी यहाँ पे लाइन रखी हुई थी इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ. सबसे पहले हमें क्या करना ये है कि हमें 3 वैल्यूज़ इनपुट लेनी है. तो हमने एक वेरिएबल लिया x और x इज़ इक्वल्स टू हमने लिखा इंट, ब्रैकेट के अंदर इनपुट, अगेन ब्रैकेट में कोट्स के अंदर इंटर या इंटर फर्स्ट नंबर. तो हमने एक मैसेज दे दिया इंटर फर्स्ट नंबर, ब्रैकेट को क्लोज़ किया. अब मैं यहाँ से इस लाइन को मैं पूरी लाइन को ही कॉपी कर लेता हूँ. सेलेक्ट ऑल करके मैंने कॉपी कर लिया. नेक्स्ट लाइन में आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और फिर एक बार और मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ. तो ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 3 नंबर्स इनपुट लेने हैं. तो पहला हमने x ले लिया, दूसरा y ले लिया और तीसरा हमने ले लिया z. तो हमने 3 नंबर्स ले लिए x, y और z. यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर लिखा था, यहाँ पे इंटर हम कर देंगे सेकंड, फिर उसके बाद इंटर थर्ड. तो हमने 3 नंबर्स यहाँ पे इनपुट ले लिए. अब हमें करना ये है कि इन तीनों नंबर में से ग्रेटर वैल्यू हमें फाइंड करनी है और केवल इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करना है. तो बच्चों देखो x में एक वैल्यू आ गई, y में एक वैल्यू आ गई, z में एक वैल्यू आ गई. अब अगर हम एक वेरिएबल ले लें, जैसे माना गया एक वेरिएबल ले लें मैक्स, और मैक्स में x की वैल्यू को हम रख लें. तो अगर हमने मैक्स में x की वैल्यू रख लिया तो अब हमको कंपेयर करना है कि क्या मैक्स की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी है. अगर मैक्स की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी हो तो उस केस में तो मैक्स के अंदर बड़ी वैल्यू है, अदरवाइज़ y की वैल्यू मैक्स में आ जाए. तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मैंने लिखा मैक्स इज़ इक्वल्स टू x, तो मैक्स नाम के वेरिएबल में x जो वैल्यू है वो आ गई हमारी, असाइन हो गई.
अब मैक्स हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मैक्स एक कीवर्ड है, तो मैंने लिख किया एम ए इज इक्वल्स टू एक्स। अब मैंने चेक किया कि इफ़ एम ए मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू है हमारे पास अभी जो वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर दैन हो y की वैल्यू से, तो उस केस में नीचे आएंगे। हमने क्या किया, लिखा यहाँ पे एक चीज़ मुझे थोड़ी सी गलत लग रही है। यहाँ पे हमें ये लिखना है कि यदि एम ए की वैल्यू छोटी हो y से, क्योंकि बड़ी है तो ऑलरेडी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एम ए की वैल्यू छोटी है y से तो y में बड़ी वैल्यू है, तो एम ए नाम का जो वेरिएबल हमने बनाया है उसमें हम क्या करें कि y की वैल्यू को स्टोर कर लें। तो इस केस में होगा ये कि अगर एम ए के अंदर छोटी वैल्यू होगी y से, तो उस केस में एम ए में y की वैल्यू आ गई। फिर हमने चेक किया इफ़ एम ए इज़ लेस दैन z, कॉलन साइन फिर प्लेस करेंगे, तो इस केस में क्या हो, ये हो जाए एम ए इज इक्वल्स टू z। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अब हमने अगर प्रोग्राम को बनाया है तो इस केस में हो क्या रहा है कि पहले x की वैल्यू एम ए में कॉपी कर ली। अब चेक किया क्या एम ए की वैल्यू y से छोटी है, अगर y से छोटी है मतलब y में बड़ी वैल्यू है, तो वो बड़ी वाली वैल्यू एम ए में आ गई। तो इस केस में यहाँ तक इस लाइन तक अगर आप देखें तो इस लाइन तक क्या होगा, x और y में जो बड़ी वैल्यू होगी वो एम ए नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। अब फिर एम ए को कंपेयर किया, क्या एम ए की वैल्यू z से छोटी है, अगर इसकी वैल्यू z से भी छोटी है तो एम ए में क्या हो जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी। तो इस केस में हो क्या रहा है कि हम तीनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हम फाइंड कर ले रहे हैं। लास्ट में हम प्रिंट करेंगे। बच्चों इंडेंटेशन का बहुत ध्यान देना है आपको। देखिए मैं बैक स्पेस यूज़ करके यहाँ पे आ रहा हूँ, मैंने लिखा प्रिंट ब्रैकेट के अंदर कोट्स में द लार्जेस्ट नंबर इज, कोट क्लोज किया और हमने प्रिंट कर दिया एम ए को, और यहाँ पे कॉमा साइन हमें लगाना होता है अगर हम दो स्टेटमेंट्स को सेपरेट करके रखना चाहते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, आउटपुट को ऑब्जर्व करिएगा। पहली वैल्यू मैंने यहाँ पे इंटर की 50, दूसरी वैल्यू इंटर की 5 और तीसरी वैल्यू इंटर की 99। तो देखिए ये प्रिंट कर रहा है द लार्जेस्ट नंबर इज़ 99। हम इस केस को बदल के दूसरी वैल्यू डाल के देखते हैं। हमने पहली वैल्यू प्रिंट की डाली 5, दूसरी वैल्यू डाली 50 और तीसरी वैल्यू डाली हमने 25। तो अब देखिए ये 50 प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से ये तीनों केसेस में मतलब ए की वैल्यू या तो बड़ी रखें, बी सी की स्मॉल रखें, या किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्डर में अगर हम वैल्यू इनपुट करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू को, जो लार्जेस्ट नंबर है उसको फाइंड करने का वर्क करेगा। तो इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ, लार्जेस्ट डॉट पी वाई। तो ये हो गया मेरा प्रोग्राम लार्जेस्ट डॉट पी वाई। अब अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम इज प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 इंटीजर एंड प्रिंट, दिस वन, प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर एंड कैलकुलेट 2 सम्स एज पर दिस। पहले यहाँ पे हम फाइंड करेंगे सम 1 एज द सम ऑफ ऑल इनपुट नंबर्स, जितने भी तीनों नंबर हम इनपुट करें उसका सम निकालें। फिर सम 2 एज द सम ऑफ नॉन डुप्लीकेट नंबर, इफ देयर इज एनी डुप्लीकेट नंबर इन द गिवन इनपुट इग्नोर देम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमने 3 नंबर इनपुट किया कि इनपुट नंबर्स आर 2, 3, 4, तो विल गिव 2 सम्स as 9 and 9 because there is no repetition of number.
दूसरे केस में अगर हमने नंबर इनपुट किया 323, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब 2 बार आ रहा है। तो विल गिव 2 सम्स एज द फर्स्ट सम इज़ 8 एंड सेकेंड सम इज़ 2, बिकॉज हम 3 को इग्नोर कर देंगे सम में, क्योंकि 3 हमारा रिपीट हो रहा है। और तीसरे केस में जो इनपुट नंबर है वो है 444, तो विल गिव 2 सम्स एज 12 एंड 0। हम 4 को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे सेकेंड सम में, क्योंकि 4 वो जो नंबर है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। तो इसको करने के 2 मेथड्स आपके बुक में दिए गए हैं। ये दोनों मेथड्स में से कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं सम करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो 3 नंबर्स हमने इनपुट करा लिए, num 1 num 2 num 3, और तीनों का जो फर्स्ट सम है सम 1 हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं ये जो 3 लाइन है इसकी लॉजिक के आधार पे हम सम 2 निकालेंगे। तो सम 2 हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं इस प्रोग्राम को बना के भी मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे किया है इफ़ num 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू num 2, मतलब यहाँ कंपेयर किया गया कि क्या num 1 num 2 के बराबर नहीं है, एंड num 1 नॉट इक्वल्स टू num 3। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट नंबर है, सपोज करो n1 है, n2 है, n3 है, अगर n1 n2 के भी बराबर ना हो और n3 के भी बराबर ना हो, मतलब n1 कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमने सम नाम के वेरिएबल में n1 को जोड़ लिया, क्योंकि सम 2 को हमने यहाँ पे 0 सेट किया है। तो अगर हम लिखेंगे सम प्लस इज इक्वल्स टू num 1, तो इस केस में क्या होगा कि ये एक्सपेंड हो जाएगा, सम 2 इज इक्वल्स टू सम 2, यहाँ अगर सम 2 है प्लस n1, तो पहले सम 2 की वैल्यू थी 0 और n1 की वैल्यू मान लो जो भी वैल्यू है, अगर मान लो 2 है तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 दैट इज़ 2। फिर इसके बाद क्या होगा कि फिर अगले केस में आगे बढ़ेंगे कि माना गया जो नंबर इनपुट किया है वो हमारा है 2 3 4, तो इस केस में यहाँ तक तो हमारा 2 आ गया। फिर चेक किया गया क्या num 2 num 1 और num 4 के बराबर है, तो इफ़ num 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू num 1 एंड num 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू num 3, जो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये बराबर नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, अब ये हो जाएगा सम 2 प्लस इज इक्वल्स टू n2, मतलब num 2। तो ये हो जाएगा कि सम 2 इज इक्वल्स टू, पहले सम 2 की वैल्यू थी 2 जो यहाँ हो चुकी है, तो 2 प्लस 3 दैट इज़ ये हो जाएगा 5। और इस तरीके से फिर हम जब कंपेयर करेंगे तो num 3 भी उसके बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 दैट इज़ 9। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये वर्क करता है। अदरवाइज़ अगर कहीं पे भी डुप्लीकेसी हो, जैसे अगर आप ये समझ लो कि हमने नंबर इनपुट किया 323, तो पहले केस में जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये इसके बराबर तो नहीं है लेकिन इसके बराबर हो गया, तो उस केस में ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर उसके बाद जब num 2 से कंपेयर करेंगे तो num 2 इसके भी बराबर नहीं है, इसके भी बराबर नहीं है, तो उस केस में सम के अंदर सम 2 के अंदर 2 आ जाएगा। और उसके बाद जब num 3 के लिए कंपेयर करेंगे तो फिर यहाँ पे एक मैच फाउंड हो जाएगा, तो फिर वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इस तरीके से आप देखेंगे सम 2 में एक ही वैल्यू आएगी 2। तो इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे बना के भी इसके आउटपुट को देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे इसी प्रोग्राम में मैं मॉडिफाई करके इसे बना दे रहा हूँ, तो पहले मैंने इस प्रोग्राम को सेव कर रखा था, अब मैं इसको दूसरे नाम से सेव कर लेता हूँ। इसको मैं सम नाम से सेव कर रहा हूँ, तो सम डॉट पी वाई, मैंने इसको एक नाम दे दिया सम डॉट पी वाई, और इसे मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब इस प्रोग्राम में मैंने यहाँ से मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट किया। मैं ये हटा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने सम 1 के लिए ले लिया सम 1 इज इक्वल्स टू, मैंने ले लिया सम 2 इज इक्वल्स टू 0। मैंने सम 1 और सम 2 दोनों को 0 सेट कर लिया। अब हमें सम 1 पहले निकाल लेना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सम 1 इज इक्वल्स टू,
अब 3 नंबर्स हमारे एक्स वाई और जेड में हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे सम 1 हमारा फाउंड हो गया। फिर इसके बाद हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर किया हमने, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल्स टू, तो नॉट इक्वल्स टू का सिंबल आपको पता ही है, इस तरीके से बनेगा कि इफ़ x नॉट इक्वल्स टू y एंड फिर होगा x नॉट इक्वल्स टू z। मतलब x न तो y के बराबर है न ही z के बराबर है, तो हम लिख देंगे सम 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा सम 2 प्लस x। तो बच्चों देखो, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका जो आपके बुक में दिया है उससे भी आप कर सकते हो। आप डायरेक्ट लिख सकते हो सम 2 प्लस इज इक्वल्स टू x। फिर उसके बाद हमने फिर इसी तरीके से चेक करना है, तो मैं इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि बार बार मुझे ये लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ये दोनों लाइन ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये इफ़ स्टेटमेंट को ही मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा y के लिए, तो y इज़ नॉट इक्वल्स टू x एंड यहाँ हो जाएगा y इज़ नॉट इक्वल्स टू z। तो उस केस में यहाँ हो जाएगा सम 2 इज़ इक्वल टू सम 2 प्लस y। और तीसरे केस में आके फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया उसी लाइन को, और यहाँ पे ये हो जाएगा z इज़ नॉट इक्वल्स टू y एंड यहाँ हो जाएगा z इज़ नॉट इक्वल्स टू x। तो इस केस में सम 2 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा सम 2 प्लस z। फिर लास्ट में आके मैं प्रिंट करूँगा सारे नंबर को, तो यहाँ पे प्रिंट किया हमने, प्रिंट फंक्शन में प्रिंट द नंबर्स आर, और यहाँ पे हमें तीनों नंबर को प्रिंट कराना है, तो मैंने प्रिंट कर दिया x को, फिर y को, फिर z को, और फिर ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। एंड फिर नेक्स्ट लाइन में आके फिर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने किया द सम 1 इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे कोड को फिर क्लोज कर लिया और कॉमा प्रिंट करा दिया सम 1, ब्रैकेट यहाँ पे हम क्लोज कर लेंगे। एंड फिर हमने प्रिंट किया ब्रैकेट में सम 2, तो उसके लिए मैं लिखूँगा द सम 2 इज इक्वल्स टू, और अब हमें यहाँ पे सम 2 को प्रिंट कराना है, तो इसके लिए हम यहाँ लिख देंगे सम 2। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा ये जो प्रोग्राम है, डिज़ायर्ड प्रोग्राम है, अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं इसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट को आपके सामने शो करता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर इनपुट करने के लिए किया मैंने, इनपुट किया यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4। आउटपुट आप ऑब्जर्व करेंगे कि नंबर्स हैं हमारे 2, 3, 4। पहला भी सम हमारा आ रहा है 9 और दूसरा भी सम हमारा 9 आ रहा है। क्यों? क्योंकि सारे नंबर्स यूनिक हैं। दूसरे केस को अगर हम ऑब्जर्व करें कि हमने यहाँ पे इनपुट किया 2, 3, 3, तो इस केस में आप देखेंगे दो नंबर्स हमारे सेम है 3 और 3। तो पहला सम 8 आ रहा है, दूसरा सम हमारा केवल 2 आ रहा है, क्योंकि हम 3 को इग्नोर कर दे रहे हैं। और तीसरे केस को अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, तो तीसरे केस में हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, सपोज करो नंबर 5, 5, 5, तो पहला सम 15 आएगा और दूसरा सम 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 क्या है, डुप्लीकेट हो गया है, 3 बार आया हुआ है। तो इन दिस वे वी कैन बिल्ड आवर प्रोग्राम। तो इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अब अल्टरनेटिव मेथड हम इसका देखते हैं कि अल्टरनेटिव जो मेथड दिया हुआ है अल्टरनेटिव 2, वो किस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस केस में इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया जा रहा है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं
लेकिन इसको समझने के लिए आपको इफ एल्स स्टेटमेंट की नेस्टिंग समझनी होगी। तो फॉर दैट मैं आपको एक डायग्राम बना के इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो स्टूडेंट, ये जो 3 लाइंस हैं ये तो आप समझ ही रहे होंगे, ये स्टार्टिंग से यहाँ तक तो सम 1 फाइंड करने तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि हमने 3 नंबर ले लिया और सम निकाल लिया। प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट होती है ये इफ़ स्टेटमेंट से। तो देखो, सपोज दैट कि हमारे पास 3 नंबर्स हमने ले लिए x, y और z। अब हमको करना ये है कि हमको कंपेयर करना है कि x और y के आधार पे इस तरीके से कि चेक करना है कि क्या जो नंबर्स जो यूनिक हैं वही हमारे एडिशन में पार्टिसिपेट करें। तो इसके लिए अगर हम सबसे पहले सपोज़ करो हम कंपेयर कर रहे हैं कि x अगर हमारा बराबर हो y के, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं इफ़ x इज़ इक्वल्स टू या इफ़ num1 इज़ इक्वल्स टू num2। तो अगर num1 num2 के बराबर हो जा रहा है तो फिर हमने चेक कंपेयर किया कि इफ़ num3 नॉट इक्वल्स टू num1। तो अगर num3 हमारा num1 के बराबर ना हो तो उस केस में सम में क्या आ जाएगा, num3 आ जाएगा। मतलब बच्चों देखो कि x, y और z ये 3 हमारे नंबर्स हैं। तो हमने यहाँ पे कंपेयर कर लिया इन तीनों नंबर्स के लिए। सबसे पहले x और y में कंपेयर किया। यहाँ पे हमने ये कंपेयर किया है कि num1 अगर num2 के बराबर हो और num3 num1 के बराबर ना हो तो सम में केवल num1 आएगा। दूसरे केस में एल्स में क्या होता है कि ये जो कंडीशन है ये हमारी अगर फॉल्स हो जाए तब हम इस एल्स में आएंगे। मतलब क्या है, num1 और num2 बराबर नहीं है। तो हमने चेक किया इफ़ num1 इज़ इक्वल्स टू num3। अगर num1 num3 के बराबर हो जाए, मतलब num1 num2 के बराबर नहीं है लेकिन num1 num3 के बराबर होता है, तो सम में क्या आ जाएगा, num2 आ जाएगा। और नहीं तो एल्स में हम यहाँ पे आके चेक करें कि इफ़ num2 इज़ इक्वल्स टू num3 तो उस केस में क्या हो जाएगा, sum2 प्लस इज़ इक्वल्स टू num1। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे कि या तो सम में num3 आएगा या num2 आएगा या num1 आएगा। इसको आप एक डायग्राम से समझ सकते हैं। नाउ इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमने कंपेयर किया num1 और num2 में। तो अगर num1 और num2 बराबर हो जाता है, फिर हमने कंपेयर किया तो num1 num2 बराबर अगर हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें केवल num3 को चेक करना है। तो हमने चेक किया num3 अगर num1 के बराबर नहीं है, मतलब क्या है, num1 num2 बराबर है लेकिन num3 इन दोनों से मैच नहीं कर रहा है, तो sum2 में num3 आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर इसके एल्स पार्ट में जाते हैं, एल्स पार्ट मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो num1 बराबर नहीं है num2 के, मतलब ये दोनों डिफरेंट है। फिर हमने चेक किया क्या num1 num3 के बराबर है। तो अगर मान लो num1 num2 बराबर नहीं है लेकिन num1 num3 के बराबर है, तो इस केस में num2 हमारे रिजल्ट में आ जाएगा। और अगर ये भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि num1 num2 बराबर नहीं है और साथ ही साथ num1 num3 के बराबर नहीं है। तो हमने चेक किया क्या num2 num3 के बराबर है, और अगर num2 num3 के बराबर हो रहा है तो उस समय सम में num1 आ जाएगा। अदरवाइज सम में तीनों की वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे। तो इसको आप देखिए, समझिए और फिर अपने प्रोग्राम को बिल्ड कीजिए। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड इट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने ये चीज़ें कैलकुलेट की, फिर उसके बाद वही सेम ये लास्ट की जो 3 लाइन है वो सेम है, हमने तीनों को प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। दैन द नेक्स्ट प्रोग्राम इज गिवन एज प्रोग्राम टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर विद अनदर नंबर। इफ़ द नंबर इज़ डिवाइडेड बाई द अनदर नंबर, तो ये चेक करने के लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए देखो सिंपली हमें क्या करना है कि हमें 2 नंबर इनपुट करा लेना है। तो हमने नंबर 1 नंबर 2 इनपुट करा लिया और हमने एक वेरिएबल बना लिया रिमाइंडर नाम का, और हमने रिमाइंडर में हमने लिखा रिमाइंडर इज इक्वल्स टू नंबर 1 मॉडुलस नंबर 2।
तो नंबर 1 मान लो num1 है, n1 है, और मॉड्यूलस निकाल लिया हमने n2 से, और इसका जो रिमाइंडर हमने फाइंड किया है, अगर वो r नाम के वेरिएबल रिमाइंडर में हमने स्टोर कर लिया, फिर हमने चेक किया है कि क्या रिमाइंडर जो हम फाइंड कर रहे हैं अगर वो 0 के बराबर है तो नंबर 1 इज़ डिविजिबल बाई नंबर 2, और अगर नहीं 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि नंबर 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाई नंबर 2. तो इन दिस वे वी कैन बिल्ड आवर प्रोग्राम टू फाइंड द डिविजिबिलिटी. तो स्टूडेंट प्लीज ट्राई टू write this program and run this. Now see the next question is write a program to find multiples of a number and the divisor of out of 5 number. तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, प्लीज़ इंटर 5 नंबर बिलो. ठीक है, एक मैसेज प्रिंट किया. num1 इज इक्वल्स टू हमने किया है num1 इज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट फर्स्ट नंबर यहाँ पे, फिर num2 में सेकेंड नंबर, num3 में थर्ड नंबर, num4 में फोर्थ नंबर, num5 में 5 नंबर. तो हमें करना क्या है, एक लाइन हमें लिखना है और उसके बाद कॉपी पेस्ट करके केवल हमें num2 num3 num4 ऐसे लिख देना है. फिर उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया डिविज़र, जिससे हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है. तो डिविज़र इज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट इंटर द डिविज़र नंबर. तो हमने डिविज़र नंबर भी इनपुट करा लिया. अब हमको क्या करना है, इसी से हमें सबको डिवाइड करके चेक करना है एक एक बार में. तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या कि एक वेरिएबल बना दिया काउंट. तो काउंट को हमने शुरू में 0 सेट कर लिया. फिर हमने चेक किया प्रिंट मल्टीपल डिविज़र आर. सबसे पहले हमने रिमाइंडर फाइंड किया num1 मॉडुलस ऑफ डिविज़र. तो num1 मान लो जो वेरिएबल था, इसको हमने डिवाइड किया डिविज़र डी से, मतलब जो भी डिविज़र आप लिए रहोगे उससे. अगर जो रिमाइंडर हमारा फाइंड हुआ है, अगर वो रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाता है तो हम प्रिंट कर देंगे num1 कॉमा, फिर सेपरेटर हमने दे दिया, ये मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में आपको बताया था. num1 को हमने प्रिंट कर दिया और काउंट को हम क्या करेंगे, 1 का इंक्रीमेंट दे देंगे, मतलब काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी. ये 1 कब होगी, जब डिवाइड हो गया कंप्लीटली, 0 इसका रिमाइंडर मिल गया. फिर हमने क्या किया, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू num2 बाई मॉडुलस ऑफ डिविज़र. फिर सेम प्रोसेस हमने रिपीट किया, हमने num2 को प्रिंट कर दिया. फिर रिमाइंडर हमने फाइंड किया num3 से, ऐसे हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे num4 से, और फिर आगे चल के हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे num5 से, और हर बार काउंट की वैल्यू को एक एक का इंक्रीमेंट देते जाएंगे. लास्ट में आके हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट काउंट मल्टीपल ऑफ डिविज़र फाउंड. तो इस केस में देखिए आपका आउटपुट किस तरीके से आएगा कि यहाँ पे हमने इनपुट किया 5 नंबर, ये 1 2 3 4 5 नंबर आपने इनपुट कर लिया, और डिविज़र हमने डाला 15. तो सबसे पहले 185 को 15 से डिवाइड करके देखेगा, डिवीज़न नहीं होगा. फिर 3450 को 15 से डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा. फिर 1 2 3 4 5 को डिवाइड करके देखा तो भी नहीं मिलेगा. 1100 को डिवाइड करेगा 15 से तो भी नहीं कम्प्लीटली डिवाइड होगा. 905 को भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता. तो इस केस में क्या आएगा, 1 मल्टीपल्स ऑफ 15 फाउंड, और वो जो नंबर होगा वो ये आएगा 3450. तो स्टूडेंट, इन दिस वे दिस प्रोग्राम विल वर्क. प्लीज़ ट्राई टू execute this program too. Now moving forward, the next and last program with this topic is write a program to display a menu of calculating area of a circle or parameter of a circle. तो हमें एरिया कैलकुलेट करना है या पैरामीटर कैलकुलेट करना है. तो इस प्रोग्राम को आप बना के ही समझ लीजिए, मैं इसको बना के ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बिकॉज़ ये प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट आप एक तरीके से कह लो कि है. तो इसके लिए हमने मान लो यहाँ पे एक नाम दे रहे हैं कि एरिया डॉट पी वाई. मैंने इसको एरिया डॉट पी वाई नाम से सेव कर लिया, और यहाँ पे आके मैं इस प्रोग्राम में से जो लाइंस मैंने लिखी हुई है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ. सेलेक्ट ऑल किया और इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया. अब यहाँ पे अपने प्रोग्राम को बिल्ड करूँगा. तो देखिए इसके लिए हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी. तो हमने एक वेरिएबल ले लिया r, और r इज़ इक्वल्स टू मैंने लिखा फ्लोट, और फिर ब्रैकेट में कोड के अंदर, तो यहाँ पे हमने किया फ्लोट, फिर यहाँ लिखेंगे हम इनपुट, ब्रैकेट में
इंटर रेडियस ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है इंटर रेडियस ऑफ सर्किल, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर लूँगा जितने ब्रैकेट्स मैंने ओपन किए थे। अब यहाँ पे हमें प्रिंट करना है मेन्यू, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे किया प्रिंट 1। यहाँ पे मैंने दे दिया कैलकुलेट एरिया, और फिर उसके बाद मैं यहाँ कोट को क्लोज करूँगा। यहाँ पे कोट मैंने छोड़ दिया था, और यहाँ पे मैं पहले क्लोट लगाऊंगा और यहाँ दे दूँगा प्रेस 1 कैलकुलेट एरिया, और फिर इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन आई एम पेस्टिंग इट, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ प्रेस्ड 2, और यहाँ पे कैलकुलेट मैं यहाँ दे दूँगा पैरीमीटर। तो यहाँ पे अब हम पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए 2 प्रेस करेंगे, और एक वेरिएबल हमने ले लिया सी चॉइस के लिए, तो हमने लिख दिया सी इंट ब्रैकेट में इनपुट, फिर ब्रैकेट में कोट के अंदर इंटर योर चॉइस। तो यहाँ पे हमने चॉइस को इंटर करा लिया, ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। नाउ अब यहाँ हम चेक करते हैं कि इफ़ यदि जो चॉइस मतलब सी हमने इनपुट किया है अगर वो इज इक्वल्स टू हो जाए, देखो बच्चों यहाँ पे डबल इक्वल टू हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें कंपेयर करना है। तो चॉइस इज इक्वल्स टू अगर हो जाता है 1 के, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंडेंट करेंगे। यहाँ पे हमें एरिया निकालना है, तो हमने लिखा एरिया इज इक्वल्स टू, तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता होगा कि या तो हम मैथ डॉट पाई यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम जो वैल्यू देना चाहते हैं कि 3.14159, तो ये वैल्यू भी हम दे सकते हैं मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स एरिया कैलकुलेट कर लिया कि 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर, और ये हमारा एरिया फाइंड कर लेगा। फिर अब हमको एरिया को प्रिंट करा देना है, तो फिर अगली लाइन में थोड़ा सा इंडेंट करेंगे और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे प्रिंट ब्रैकेट के अंदर कोट के अंदर एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स, और अब हम यहाँ पे एरिया को प्रिंट करा देंगे, तो यहाँ पे कॉमा दे के हम दे देंगे एरिया, और फिर ब्रैकेट को हमने क्लोज कर लिया। तो इस तरीके से ये एरिया कैलकुलेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखते हैं एल्स। एल्स मतलब नहीं तो नहीं तो क्या होगा कि अगर हमने जो चॉइस इनपुट की है वो अगर 2 है, और यहाँ पे हम दे देंगे इंटर योर चॉइस 1 और 2, तो इससे क्या होगा यूज़र को पता होगा और यूज़र केवल 1 या 2 ही एज अ चॉइस इनपुट करेगा। तो उस केस में अगर एल्स केस में आएंगे, तो एल्स केस में यहाँ पे हम पैरामीटर फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने ले लिया p। तो p इज इक्वल्स टू पैरामीटर का हम लिखेंगे फॉर्मूला 2 पाई r, तो उसके लिए हमें लिखना होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14159 मल्टीप्लाई बाई r, तो ये हो गया 2 पाई r। और उसके बाद यहाँ पे इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ टू सेव माय टाइम, और यहाँ पे आके स्पेस दे के मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल के जगह पे मैं दे दूँगा पैरामीटर
ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे पी को। प्रोग्राम को अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ और आप आउटपुट को ऑब्जर्व कीजिएगा। जो सर्किल का रेडियस है ये मैंने इनपुट किया, सपोज करो 2.5, इंटर किया, कह रहा है प्रेस 1 कैलकुलेट एरिया, प्रेस 2 कैलकुलेट पैरामीटर। हमने पहले 1 प्रेस किया। यहाँ पे देखो दे रहा है एरिया ऑफ सर्किल इज़ 19.6349 एंड सो ऑन। प्रोग्राम को अब मैं यहाँ पे री एग्जीक्यूट करूँगा। जब मैं री एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे फिर मैंने डाला 2.5 और अब मैंने ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया, तो इस केस में आप देखेंगे पैरामीटर आ रही है 15.70795। So student, these are the program. Please try to run each and every program, 6 program I have explained today. By try to execute all these program and send the screenshot on my WhatsApp number. If in case of any doubt, please feel free to ask your doubts. Thank you.